नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं सैलाब 25 पर। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, भगवान शिव की प्रतिमा तक पहुंचा पानी। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बारिश के बाद भारी तबाही, अभी तक 21 लोगों की मौत, मलबा गिरने से सड़कों पर आवाजाही बंद। शिमला के समर हिल इलाके में लैंडस्लाइड के बाद 9 लोगों की मौत, मौके पर सीएम भी मौजूद। शिमला में फागली इलाके में एक और लैंडस्लाइड, 10 से 15 लोगों के दबे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी। मंडी में बड़ा लैंडस्लाइड, पाराशर बागी पुल ढह गया, 250 लोगों के फंसे होने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील, कहा गैर जरूरी होने पर घरों से बाहर ना निकलें। हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला बोले, अपने जीवन में ऐसी त्रासदी नहीं देखी। मंडी में भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, पंचवक्त्र महादेव मंदिर डूबा, प्रशासन अलर्ट मोड पर। सोलन में बादल फटने से भारी तबाही, 13 लोग चपेट में आ गए, 7 लोगों की मौत, 5 को बचाया गया, राहत और बचाव कार्य जारी। मंडी के डिडोर इलाके में बारिश और लैंडस्लाइड के बाद लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरों में घुटने भर पानी भर चुका है, सामान निकालने तक का मौका नहीं मिल पा रहा। मंडी में बादल फटने से परिवहन विभाग की बस मलबे में दबी, ड्राइवर कंडक्टर सुरक्षित। चलाहर गांव में एक ही परिवार के 8 लोग मलबे में दब गए। हिमाचल के कुल्लू में सांबल और जागर नाले में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर, पंडो कुल्लू मार्ग पर केंची मोड़ के पास सड़क टूट गई, आवाजाही बंद है। पहाड़ों पर बारिश और लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही, हिमाचल के सिरमौर में घरों में घुसा मलबा, कई गाड़ियां भी चपेट में आई हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते आज होने वाले बीएड और पीजी कोर्सेज के एग्जाम रद्द, राज्य सरकार ने इससे पहले बंद कर दिए थे स्कूल और कॉलेजेस। देहरादून में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग गिर गई। देहरादून में आमबाग में घरों में पानी भर गया, 20 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। देहरादून ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक चल रहे रेल प्रोजेक्ट की शिवपुरी टनल में लोग फंस गए, 114 लोगों को निकाला गया। चमोली के नगर पंचायत पीपलकोटी में बारिश और बादल फटने के बाद बड़ा नुकसान हुआ, कई वाहन मलबे में दबे होने की आशंका। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर लिंचोली के पास भारी बारिश के बाद तबाही, बचाव कार्य जारी। केदारनाथ में लिंचलोली के पास बादल फटा, कई लोग दब गए हैं, बचाव कार्य जारी, टेंट में सो रहे थे लोग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल में हालात का जायजा लिया, प्रशासन को जारी किया गया निर्देश। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को परेशानी। मुरादाबाद ककी राम गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, कई इलाके पानी में डूब गए हैं, गांव में ज्यादा परेशानी है। यमुनानगर में सोन नदी बारिश के पानी से उफान पर आ गई है, 3 बच्चे फंस गए, प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के सुपौल में कोसी नदी उफान पर है, सैकड़ों गांव जलमग्न, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 15 अगस्त से ठीक पहले टीवी9 भारतवर्ष आपके लिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। हमारी टीम एयरफोर्स के हासी मारा एयरबेस पहुंची और राफेल के टेक ऑफ, उड़ान और लैंडिंग को कैमरे में कैद किया। वायु वीरों की उस टीम से भी बात हुई है जिनके कंधों पर हिंदुस्तान की सुरक्षा है। देश की आन बान और शान, राफेल विमानों का बेड़ा एयरबेस पर बुलंदी के साथ तैनात है। हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी ने राफेल को बेहद बारीकी से देखा। आप भी जान लीजिए क्यों राफेल से खौफ खाते हैं दुश्मन। हमारा खास शो राफेल लोडेड हाजिर है।
आपसे मुलाकात करेंगे जब अपने आप मिशन को आप पूरा कर आएंगे। रफाल विमान लगातार उड़ान भरने के लिए तैयार है और ना सिर्फ ये विमान बल्कि इसके साथ साथ ये सारे विमान अगर आप देखें तो ये अब उड़ान भरने के लिए निकल रहे हैं। मूल मंत्र है सीक और डिस्ट्रॉय, यानी ढूंढो और मार गिराओ। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार देखिए समंदर से 340 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पश्चिम बंगाल के हासीमारा का वो एयरबेस जहां तैनात हैं दुनिया के सबसे घातक 18 राफेल लड़ाकू विमान। जहां से जरूरत पड़ने पर पलक झपकते ही दुश्मन देशों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। चंद सेकंड लगेंगे और 364 किलोमीटर दूर तिब्बत में चीन के ल्हासा एयरबेस पर मौजूद J-20 का बेड़ा तबाह होगा। पलक झपकते ही 15 किलोमीटर दूर भूटान में भी ड्रैगन की हर साजिश नाकाम कर दी जाएगी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पिछले कुछ दिनों में या कुछ वक्त में कई बार देखने को मिला और ये सीमा विवाद कई बार बहुत ज्यादा गहरा भी गया, चाहे वो 2017 का डोकलाम विवाद हो या फिर 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में हुई झड़प या फिर नाकुला यानी सिक्किम के इलाके में उसी समय हुई झड़प या हाल ही में यानी दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में हुई झड़प। चीन लगातार अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता, लेकिन आज भारत आपको लगातार अपनी चीज़ों को मजबूत करता है और आज TV9 भारतवर्ष आपको उस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट एयरबेस पर लेकर आया है जो ना सिर्फ चीन की इन चालबाजियों को जवाब देने के लिए तैयार किया गया है बल्कि इसलिए भी कि भारत की ना सिर्फ वायु सीमाओं को बल्कि समुद्री सीमाओं को भी सुरक्षित रख सके। जी हाँ, आज TV9 भारतवर्ष आपको हाशिमारा एयरबेस पे लेकर आया है जहां पर भारत की यानी इंडियन एयरफोर्स की 101 स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। मेरे पीछे आप ये सारे विमान जो देख रहे हैं ये भारत के सबसे एडवांस या सबसे शक्तिशाली रफाल विमान है। हिंदुस्तान के लिए रक्षा कवच की भूमिका निभाने वाले इस अहम हवाई अड्डे पर जब हम पहुंचे तब यहां आसमान के योद्धा एक बेहद खास मिशन को अंजाम देने में जुटे दिखाई दिए। देश की सरहद से जुड़े इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए आसमान के बेताज बादशाह राफेल से उड़ान भरने वाले हैं। लिहाजा बिना देर किए फ्लाइंग क्लोथिंग रूम में हलचल तेज हो गई। कोई भी फाइटर पायलट जब तैयार हो रहा होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है ड्रेस टू सर्वाइव, यानी आप जब अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जी सूट पहनकर तैयार हो रहे होते हैं, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपने ये ड्रेसअप अपने सर्वाइवल के लिए भी करना है। यानी आपको कोई भी विपरीत परिस्थिति आए आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है और इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए जी सूट बने हुए हैं। हमारे साथ फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अमन सर है। सर, अगर मैं पूछूं आपसे, जब आप जी सूट पहनकर तैयार हो रहे होते हैं क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके और आखिरकार ये आपको किस तरीके से तैयार रखता है? देखिए, एविएशन में ये ज़रूरी है कि हम लोग अपनी फ्लाइंग क्लोथिंग का हमेशा ख्याल रखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी फ्लाइंग क्लोथिंग है यही हमें बचाने वाली है फ्रॉम ऑल द सारे फिजिकल एस्पेक्ट से, एज वेल एज जितने भी जी फोर्स हम लोग झेलने वाले हैं वाइल ड्यूरिंग द मिशन। हम लोग जितने भी मनूवर्स वगैरह जितने भी प्रोसेस है एंड ऑल द टेम्परेचर रिलेटेड, तो उससे बचाने के लिए ये हमारी जो फ्लाइंग क्लोथिंग है हेल्प करती है। तो ये हमारा जी सूट है एंड उसके बाद हम लोग अपना जैकेट भी पहनेंगे। सो दिस ऑल हेल्प्स इन जितने भी प्रेशर वेरिएशन, जितने भी चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो सबको झेलने के लिए अप्लाइड गियर वर्क। बहुत कम समय मिलता है किसी भी फाइटर पायलट को अपनी तैयारी करने का, और यही वजह है कि इनको ये सारे काम कुछ सेकंडों में ही कर निकलना होता है। स्क्रैम्बल एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ही सेकंडों में पायलट को तैयार होकर
फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठकर उड़ान भरनी होती है, अपने मिशन पे जाना होता है और इसके लिए उनके पास कुछ ही सेकंड होते हैं। और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन के वो एयरबेसेस हैं जहाँ पर हर पायलट इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहता है। फिर वो घड़ी आई जब वतन की आन बान शान और मान बढ़ाने वाले शूरवीर राफेल से उड़ान भरने के लिए कदम ताल करते आगे बढ़े। हमारे साथ इस समय स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु चौधरी जी भी हैं। हिमांशु सर, जब एक पायलट जी सूट पहन लेता है, तैयार हो जाता है मिशन पे निकलने के लिए, तो उस पायलट के दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्योंकि ये मिशन ऐसे होते हैं जहाँ पर गलती की तो कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, तो क्या दिमाग में चल रहा होता है एक फाइटर पायलट के उस समय? एक फाइटर पायलट जब अपने जेट की तरफ वॉक कर रहा होता है तो सबसे महत्वपूर्ण विचार जो उसके दिमाग में आता है वो होता है कि उस मिशन को सबसे बेहतरीन रूप से वो कैसे अंजाम दे सकता है। जो उसके एक्सपेक्टेशंस उससे लगा के बैठा है स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स, उसको कैसे डिलीवर करना है। और जो थोड़ा समय मिलता है उसको, उसमें वो चाहता है कि हर सॉर्टी में, हर मिशन में वो अपने आप को कैसे बेहतर एक पायलट के रूप में निखार के ला सकता है। उस मिशन में वो सारी चीज़ें अचीव करना चाहता है जो उसने अपने खुद से और इंडियन एयरफोर्स ने उससे एक्सपेक्ट किया है। और उसके साथ साथ जो बीच में वो थोड़ा जो समय उसको मिलता है उसमें वो चाहता है कि इस मिशन से वो अपने आप को एक बेहतर पायलट बना सके और उससे डीब्रीफ जो उससे लेसन्स लर्न मिलते हैं वो उसको हमेशा अपने नेक्स्ट सॉर्टी के लिए उसको इम्प्लीमेंट करता है, ताकि नेक्स्ट सॉर्टी जब वो जाए तो आज की सॉर्टी से वो बहुत ही बेहतर इंसान और एक बेहतर पायलट की तरह उभरता है। यानी मोटे तौर पे कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ मिशन, सिर्फ और सिर्फ मिशन। इट इज़ अगर मैं आपको बताऊँ ये एक्चुअल में जो 1 घंटा 2 घंटा हमारे जीवन में होता है, इट इज़ एज गुड एज मेडिटेशन। अच्छा। बिकॉज ये एक समय वो है जिसमें आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ मिशन और अपना विंगमैन, अपना मिशन, हाउ टू डिलीवर इट, हाउ टू कम आउट एज अ बेटर पायलट एंड दैट्स ऑल। देयर इज नथिंग एल्स दैट्स गोइंग ऑन इन योर हेड। यानी हर पल देश के नाम। हर पल देश के नाम। चलिए, आपकी हैप्पी लैंडिंग की हम आशा करते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे जब अपने आप मिशन को आप पूरा कर आएंगे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप देखें, ये सारे विमान इस समय तैयारी कर रहे हैं एक मिशन पर जाने की, यानी वो मिशन जो भारत की वायु सीमाओं की सुरक्षा करेगा, वो मिशन जो भारत की वायु सीमाओं को सुरक्षित रखेगा। आज TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों में या फिर इस एयरबेस से वो सारी चीज़ें दिखाएगा जो भारत की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है, यानी भारत की सीमा सुरक्षा के लिए, यानी वायु सीमा सुरक्षा के साथ साथ भारत की सुरक्षा को मजबूती देने वाली है। और अभी अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक राफेल विमान अपने मिशन के लिए निकल रहा है। और अब ये मिशन पर निकलने के साथ साथ ना सिर्फ ये मल्टी यानी ओमनी रोल यानी मल्टी मिशन रोल एयरक्राफ्ट जो है ना सिर्फ अपने मिशन पर जाएगा, सर्विलेंस करेगा, बल्कि ये भी देखेगा कि अगर कोई चुनौती भारत के करीब आ रही है, ये लगातार भारत के लिए बड़ा सरदर्द बनेगी, तो उसके लिए करने का भी काम करेगा। आज आपको सारी तस्वीरें यहाँ से ऑन ग्राउंड दिखाने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि भारत की सीमा सुरक्षा या फिर आपकी भारत की जो वायु सीमाओं की सुरक्षा के लिए राफेल विमान किस तरीके से काम कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा। और ये देखें, मेरे ठीक पीछे ये राफेल विमान लगातार उड़ान भरने के लिए तैयार है। और ना सिर्फ ये विमान बल्कि इसके साथ साथ ये सारे विमान अगर आप देखें तो ये अब उड़ान भरने के लिए निकल रहे हैं। देखते ही देखते एक के बाद एक कई राफेल आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरने लगे। स्क्वाड्रन को टाइगर शार्क, हंटर द किलर भी कहा जाता है। और अब इसके पास आ गए हैं राफेल जैसे ओमनी रोल, तो किसी भी मिशन को पूरा करने में तैयार रहते हैं। यानी कई मिशंस को, अलग अलग मिशंस को, चाहे वो डीप आप कह सकते हैं, चाहे वो एयर टू एयर अटैक हो, एयर टू लैंड हो, एयर टू सी हो, या फिर सर्विलेंस जैसे मिशन को
तरीके से, यानी हर मिशन को किसी भी लिहाज से पूरा करने के लिए सक्षम है। 101 स्क्वाड्रन का अपना इतिहास बहुत लंबा, बहुत पुराना रहा है और अब इस स्क्वाड्रन के पास राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान यानी एयरक्राफ्ट आ गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कई मिशन को एक साथ अंजाम दे सकते हैं और आज हम आपको यही दिखाने की भारत ये लड़ाके अब स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हैं जो किसी भी मिशन को पल भर में अंजाम दे सकते हैं। जिस हासी मारा से इस वक्त आपने राफेल को उड़ान भरते देखा, उसका नाता 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध से जुड़ा है। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद से ही लगातार हाशीमारा के इस एयरबेस को मजबूत या फिर तैयार किया गया। माना जाता है कि इसमें सबसे पहले डकोटा ने प्राइवेटली यहाँ पर एयरक्राफ्ट किया, उसके बाद इसमें मिग 27 जैसे विमानों ने उड़ान भरी और आज इसी एयरबेस के ऊपर राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान फ्लाई कर रहे हैं। इसका मकसद है भारत की मजबूती और भारत की वायु सीमाओं को सुरक्षित रखना। वायुवीर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यही वजह है कि हासी मारा पर अक्सर राफेल हवाओं से बातें करते दिख जाते हैं। कहते हैं कि चुनौतियां कभी भी बताकर नहीं आती और यही वजह है कि चैलेंजेस ऑलवेज कम विद अ सरप्राइज। और यहाँ पर इन्हीं चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ये फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर ये फाइटर पायलट्स हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि फाइटर पायलट के लिए चुनौती कभी भी आ सकती है, इसलिए ये हर सेकंड तैयार बैठे रहते हैं। और यहाँ पर हाशीमारा के एयरबेस पर अगर आप देखें, हर सेकंड में कुछ ना कुछ आपको हर राफेल विमान या तो एक मिशन सॉटी के ऊपर जाता नजर आ जाएगा। उसका मकसद यही है कि दुश्मन की तरफ से किसी भी सरप्राइज को कभी भी जवाब दिया जा सके। दरअसल ये फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर आप कह सकते हैं कि राफेल विमान बहुत सक्षम है, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन या फिर वो पायलट जो इन्हें चलाते हैं वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये वजह कहा जाता है कि फाइटर पायलट बनने के लिए आपको हमेशा मिशन के लिए तैयार खड़े रहना है। और यही वजह है कि अगर आप मेरे पीछे देखें कि ये राफेल विमान लगातार यहाँ पर आपको टचडाउन करते हुए नजर आ जाएंगे या फिर लैंड करते हुए नजर आ जाएंगे। इनका मकसद यही है कि अपने मिशन को पूरा करने के बाद अब ये एक लंबी सॉटी के बाद वायुसेना के विमान दोबारा से हाशीमारा एयरबेस पहुँच चुके हैं। कोई भी फाइटर पायलट एक आम इंसान से इसलिए अलग होता है क्योंकि जिस तरीके की उसकी ट्रेनिंग होती है या फिर जिस तरीके से लगातार वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को हैंडल करता है, वो अपने आप में एक सबसे अलग बात होती है। एक आम तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप ये समझिए कि जब आप नॉर्मली कोई भी इंसान एक ग्रेविटेशनल फोर्स के लगभग उसके ऊपर होती है, यानी 1% उसका बताया जाता है, 1 पॉइंट। लेकिन जब लगातार फाइटर पायलट्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो 9 लेवल तक उसको फेस कर सके या फिर उसके साथ लड़ सके। एक आम इंसान मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 जी के बाद सस्टेन नहीं कर सकता, यानी वो मर जाएगा। लेकिन इन फाइटर पायलट्स को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो 9 जी तक आराम से सस्टेन कर सके। यानी ये लगातार प्रक्रिया, रोज़ की प्रक्रिया होती है जो उनको निभानी होती है। और यही वजह है कि फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग हर रोज़ होती है और इसलिए ये हर सेकंड तैयार खड़े रहते हैं। हमने आपको बताया कि आखिरकार हाशीमारा की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन यहाँ के चैलेंज भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर ग्रुप कैप्टन अमित ज्ञानी सर। सर थैंक्स अ लॉट हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर एक फाइटर पायलट के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं? Okay, firstly, I'd like to say that Indian Air Force के fighter pilots को challenges बहुत पसंद हैं। So you are right in saying कि challenges बहुत होते हैं, and especially for this place जहाँ पे हम राफेल अभी operate कर रहे हैं, North Eastern region है generally, and specifically हाशीमारा base। तो आपको पता ही है कि North Eastern region में when it comes to weather, the prediction of weather is that much more difficult। जिस तरीके से यहाँ weather build up होता है, जिस तरीके से वो रहता है और कभी कभार क्लियर हो जाता है, इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एन एविएटर। तो जिस तरीके की हमें ट्रेनिंग मिली है, जिस तरीके की हम ट्रेनिंग अपने यंगस्टर्स को देते हैं,
उस ट्रेनिंग से वो इतने सक्षम हो जाते हैं टू टेक दैट स्प्लिट सेकंड डिसीजन व्हेन द वेदर इज अप्रोचिंग और व्हेन यू हैव टू फ्लाई इन दिस काइंड ऑफ टेरेन। अब आपको बताते हैं रणनीतिक लिहाज से हासीमारा की अहमियत क्या है। हाशीमारा एयरबेस भूटान से महज 15 से 17 किलोमीटर दूर है, यानी लगातार तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में या फिर भूटान में चीन कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो ये सबसे पहले जवाब देगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीन के लासा में तैनात J-20 एयरक्राफ्ट के मुकाबला करने के लिए ये विमान उससे ज़्यादा सक्षम, उससे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। चीन ये जानता है कि लगातार तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदर वो अपने 7 से ज़्यादा बड़े एयरबेसेस बना चुका है और चीन इसी कोशिश में लगातार तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदर अपनी मजबूती और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। लेकिन चीन को अगर जवाब देना है तो भारत को भी उसी तरीके से एक कदम आगे रहना है। यही वजह है कि भारत ने हाशीमारा एयरबेस को ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तैयार किया बल्कि यहाँ पर अपने सबसे एडवांस या फिर सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया गया। यानी इन विमानों को ना सिर्फ अम्बाला में बल्कि यहाँ पर हाशीमारा में भी तैनात किया गया। इनके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि किसी भी तरीके से भारत अपनी चीज़ों को इन इलाकों में और तगड़े तरीके से तैयार कर सके। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो लासा यहाँ से करीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी चीन का वो एयरबेस जहाँ से वो लगातार तिब्बत के इलाकों में ना सिर्फ अपनी मजबूती बनाए रखता है बल्कि ईस्टर्न लद्दाख में भी कार्रवाई करने के लिए रहता है। हासीमारा पर राफेल की तैनाती का कनेक्शन चीन की चालबाजी से ही जुड़ा है। पिछले कुछ सालों में चीन की लगभग ये कोशिश रही है कि वो किसी तरीके से भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपने प्रेशर पॉइंट को मजबूत कर ले। 2017 में आपको एक डोकलाम विवाद याद होगा कि किस तरीके से चीन ने भूटान के इलाकों में जाकर अपनी एक कोशिश की थी अपने एक ब्रिज बनाने की, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरीके से विफल कर दिया था। उस समय हाशीमारा यानी यही एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि माना यह जाता है कि उस समय कई सुखोई विमानों को यहाँ डिप्लॉय किया गया था कि अगर चीन कोई बड़ी कोशिश करे भारत के इन इलाकों में घुसपैठ करने की तो उसको तुरंत जवाब दिया जा सके। और उसी समय तय किया गया कि चीन की इन चालबाजियों को काउंटर करने के लिए भारत को सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट तैनात करने होंगे। अगर आप ये हैंगर देख रहे हो तो ये हैंगर ऐसे बनाए गए हैं कि जिसमें कोई भी एयरक्राफ्ट रखा जा सकता है, यानी ना सिर्फ ये राफेल स्पेसिफिक है बल्कि सुखोई या फिर MiG-29 किसी भी एयरक्राफ्ट को इन हैंगर्स में रखा जा सकता है। और यही वजह है कि जब स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ बात करते हैं तो इस एयरबेस को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर देखा जाता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो जो किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर सबसे पहले जवाब देने के लिए सक्षम रहता है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ जोड़ता है, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए या फिर उसको मेंटेन रखने के लिए इसी एयरबेस का इस्तेमाल होता है। आज TV9 भारतवर्ष आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंट जगह पर हम ना सिर्फ आपको भारत की शक्ति क्षमताओं के बारे में रूबरू करा रहे हैं बल्कि आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार इस फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत क्यों थी, क्यों लगातार हमारी तरफ आते हुए उन चैलेंजेस चुनौतियों का सामना करने के लिए इन एयरक्राफ्ट को तैयार किया गया, क्यों यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। TV9 भारतवर्ष अपना पहला ऐसा चैनल है जो आपको इन इलाकों से, इस जगह से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है और आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार आने वाले वक्त में भारत जब लगातार इन चुनौतियों का यानी दो तरफ से आती चुनौतियों का, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन, किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है और अगर आने वाले वक्त में टू फ्रंट वॉर की सिनेरियो भी बनता है तो ये एयरबेसेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होंगे, यानी सबसे पहले जवाब देने वाले ये एयरबेसेस होंगे जहां पर इन विमानों को तैनात किया गया है। हम इस समय हाशीमारा एयरबेस स्टेशन पर है, लेकिन सबसे बेहतर इस जगह का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है समझाने के लिए हमारे साथ खुद यहाँ के AOC यानी एयर कमोडोर आशीष कुमार सर है। सर थैंक्स लॉट फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। सर अभी जब यहाँ मौजूद है, एक स्ट्रैटेजिकल एयरबेस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस एयरबेस की और किस रोल में यहाँ पर राफेल विमानों को रखा गया है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि दिस एयरक्राफ्ट, राफेल एयरक्राफ्ट, इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट equipped with
best of the sensors, avionics, and weapons. And more importantly, the fusion between the sensors, that is air-to-air radar, the weapon, the long-range air-to-air and air-to-ground weapons, are integrated in such a way that it can address any threats, not only in the northeastern region of India, but anywhere in India. The rapid response capability of this particular aircraft is so good that within no time it can address the targets, whether it is air-to-air or air-to-ground, not only in the northeastern region, but anywhere in India with air-to-air refueling. हाशीमारा अपने आप में एक ऐसी लोकेशन है, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से देख लीजिए सर, हमेशा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रहती है। और अब ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं जो सबसे एडवांस, सबसे बेहतर माने जाते हैं, और ख़ासतौर पे इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो क्या इंपॉर्टेंस इसकी और ज़्यादा बढ़ गई है? काफ़ी सोच विचार के बाद इसे एक ऐसी जगह पे रखा गया है जो कि हर तरह के हमारे दुश्मनों के किसी भी तरह के मिस एडवेंचर को ये बहुत ही छोटे वक्त में उनको डिटर कर सकता है और अपने हमारी जो वायु सीमा है उसकी पूरी तरह से सुरक्षा कर सकता है। राफेल विमान की कई ऐसी खूबियां हैं जो इसको दुनिया का सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट बनाती हैं, और भारत के लिए ये एयरक्राफ्ट हर जगह यानी हर रोल में फिट बैठता है। ये वजह है कि इसको एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट भी माना जाता है, कहा जाता है। और ख़ास बात ये भी कि वो इसलिए क्योंकि ये कई मिशंस को आसानी से अंजाम दे सकता है, यानी एयर टू एयर हो, एयर टू लैंड हो, नेवल हो या फिर सर्विलेंस जैसे बड़े ऑपरेशंस को बड़ी आसानी से अंजाम दे सकता है। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो 4.5 जनरेशन माना जाता है, जिसकी स्पीड हवा की गति से बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी अगर आप देखें तो अब एक आम नागरिक या फिर आम शख्स जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट देखता है तो वो इसको ऊपरी तौर से देखता है, लेकिन अगर आप जब इसके आर्म्स की बात करते हैं, भारत में जब ये विमान आए तो ये इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के साथ आए, यानी भारत को जिस तरीके के हथियार, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट इन एयरक्राफ्ट में चाहिए थी, वो सारी भारत ने उसी तरीके के ली है। अभी अगर आप देखें एक फाइटर एयरक्राफ्ट को जब आप देखेंगे तो आप ये देखिए, ये रिफ्यूलिंग टैंक है जिसमें करीबन 1250 के करीब जो है वो फ्यूल आता है। इसके अलावा 14 पॉइंट्स होते हैं इस विमान में जो इसके वेपन पॉइंट्स होते हैं, यानी करीबन 8, यानी अगर आप मोटे तौर पर देखें 4 इस तरफ और 4 उस तरफ, यानी इसके विंग्स पे 4 और 4 8, 2 इसके नीचे यहाँ पर बताते हैं, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स इसके इधर की तरफ लगे होते हैं, यानी टोटल इस पूरे एयरक्राफ्ट पे 14 वेपन पॉइंट्स इस पे लगे होते हैं। लेकिन ये विमान कई और खूबियों के साथ भी है, यानी इस विमान की सबसे खास बात ये भी, ये विमान कई रोल्स को अंजाम दे सकता है। अगर आप देखें तो इस विमान के अंदर सबसे खास बात ये कि ये विमान के अगर आप ऊपरी हिस्से को देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये इस पर किसी भी पायलट को देखने की ज़रूरत नहीं थी। एक मोटी परत ग्लास की होती है जो आपको इनको ना सिर्फ इनको ये दिखाने के लिए, यानी इनको इसके अंदर सारे मैप्स रीडिंग जो होते हैं, माउंटेड हेलमेट्स होते हैं जो इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, और वो इसलिए ताकि जो भी शख्स इसको उड़ान भर रहा हो, यानी जो भी फाइटर पायलट उसको डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसको सारी चीज़ें अपने हेलमेट में मिल जाएं। और इसीलिए ये एयरक्राफ्ट इतना खास है। जब हम इसके रोल्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ हैं, तो यही कुछ खूबियाँ हैं जो राफेल विमान को बेहद ज़रूरी बनाती है। अगर आप देखें, जो मैं आपको बता रहा था कि ये यहाँ अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये इसका वो ग्लास है जहाँ पर सारे मैप्स आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा रिफ्यूलिंग पॉइंट अगर आप देखें, ये वो रिफ्यूलिंग पॉइंट है। कई सर्विलेंस, कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप इसको बहुत बेहतर बनाती है। और यही वजह है कि जब हम राफेल विमान की बात करते हैं, जब हम ऐसे विमानों की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो भारत की रिक्वायरमेंट के साथ कितना ज़्यादा बेहतर है। और राफेल यानी ये विमान अपने आप में सबसे बेहतर है। और अगर आप देखें तो इस विमान की खासियत यही है कि ये विमान इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। दिलचस्प तो ये है कि हासीमारा पर राफेल के अलावा वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 भी कभी भी जरूरत पड़ने पर लैंड कर सकता है। हाशीमारा एयरबेस की सबसे खास बात यह भी है कि ना सिर्फ यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट को रखा गया है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर C-17 जैसे भारी भरकम ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को भी रखा जा सकता है। हालांकि मेरे कैमरा पर्सन और हम इस समय इसी एयरक्राफ्ट पे, अगर आप देखें कि इस एयर स्ट्रिप पर मौजूद हो, जहाँ पर ना सिर्फ इन फाइटर यानी ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को रखा गया है, बल्कि अगर आप देखें वो एयरक्राफ्ट खासतौर पर ऐसे एयरक्राफ्ट हैं
जिन्हें कभी पर भी कहीं पर भी मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर है राफेल जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट का रखरखाव पर भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। हर उड़ान के बाद विमान की पूरी बारीकी से जांच की जाती है, जिसके लिए वायुसेना के इंजीनियर्स लगातार काम करते हैं। वैसे तो इन एयरक्राफ्ट को इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया गया है। इनके अंदर वेपन्स के साथ साथ हर चीज इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही दी गई है। लेकिन फिर भी एक एयरक्राफ्ट के लिए यानी एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इस पर बहुत बारीकी से जांच परख भी होती है। जब इन फॉरवर्ड इलाकों के अंदर ये विमानों को ये अपने सॉटी पे जाते हैं तो वापस आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है इनकी रख रखाव को लेकर, और ये काम करते हैं स्क्वाड्रन के इंजीनियर जो इनकी मेंटेनेंस करते हैं। सर अभिनव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं जो एक इसी स्क्वाड्रन के अंदर मेंटेनेंस इंजीनियर भी है। इन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर जब भी ये सॉटी कर आते हैं क्या पैरामीटर्स हैं जो आप मेंटेनेंस के हिसाब से जांचते परखते हैं, और जब ये सॉटी पर जाते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं? हमारे इस एयरक्राफ्ट ये जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस है और हमें भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब अगर एज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस टीम हमें गर्व है कि हम इंश्योर कर पाते हैं कि वी मेंटेन दिस एयरक्राफ्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम वी इंश्योर कि इवन एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस द एयरक्राफ्ट कैन बी डिप्लॉयड फॉर द मिशंस। यानी ये विमान इसी तरीके से बने हैं ताकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में कोल्ड वेदर में भी इसके इंजन्स आसानी से चल सके, हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेशनलाइज हो सके और मल्टी रोल के लिए ये हमेशा तैयार रह सके। हासीमारा के जिस 101 स्क्वाड्रन में राफेल की तैनाती हुई है उसका मूल मंत्र है ढूंढो और मार गिराओ। एक स्क्वाड्रन यानी 101 स्क्वाड्रन का मूल मंत्र है सीक और डिस्ट्रॉय यानी ढूंढो और मार गिराओ। इसको संस्कृत में अनिविश्य वेधि भी कहा जाता है। दरअसल इसका जो मूल मंत्र है या मोटो यही है कि जैसा भी थ्रेट आए, दुश्मन आए, उसको ढूंढो, आइडेंटिफाई करो और मार गिराओ। यही वजह है कि पिछले कई दशकों से ये स्क्वाड्रन इसी काम में तैयार रही है, जिसकी वजह से इसको महावीर चक्र के साथ सेना मेडल और कई ऐसे जो मेडल्स हैं वो उससे भी सम्मानित होना पड़ा है। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो राफेल विमान हासीमारा में 101 स्क्वाड्रन में इसीलिए तैयार किए गए हैं या इसीलिए तैनात किए गए हैं ताकि दुश्मन की लगातार चुनौतियों को या चालबाजियों को उसको ढूंढा जाए और उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। 1965 की जंग हो या फिर 1971 की जंग, हमेशा इस स्क्वाड्रन ने अपने काम को कर दिखाया है। यानी चुनौती कहीं भी हो उसको पूरी तरीके से निष्कर्ष करने का या फिर उसे खात्मा करने का काम 101 स्क्वाड्रन ने किया है। इसको खासतौर पर फैल्कॉन और शम्ब और अखनूर भी कहा जाता है क्योंकि माना यह जाता है कि 1971 की जंग के अंदर इसने अखनूर और शम्ब के अंदर सबसे ज़्यादा दुश्मन को तबाह किया था। और आज यही स्क्वाड्रन हासीमारा में तैनात की गई है और इसके अंदर तैनात किए गए हैं ये राफेल विमान। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है।